ओके, तो अब बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स में हम जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली पैक रहते हैं, वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, लिक और गैस के कंपैरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा पास रहते हैं और लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड के मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं। तो इन जनरल मॉलिक्यूल और एटम बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक सॉलिड में रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की होती है, उससे कम लिक्विड की होती है, उससे कम गैसेस की होती है इन जनरल। बट कुछ मेटालिक लिक्विड हैं जैसे कि मरकरी, उनका थर्मल कंडक्टिविटी कुछ सॉलिड हैं जो नॉन मेटेलिक होंगे उनसे ज़्यादा हो सकती है। बट अगर इन जनरल बात करें तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन लिक्विड इज मोर देन गैस होता। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई सॉलिड में भी जो कंडक्टिविटी होती है तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किन पे वो डिपेंड करती है। फिर लिक्विड का स्टडी करेंगे, फिर गैसेस का। तो हेडिंग डालो पहले, कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स। इसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स atoms are closely packed, are closely packed, and heat transfer takes place, heat transfer takes place due to, इसमें दो रीजन होते हैं। पहला लैटिस वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन पहले भी बात की है इसकी, और दूसरा होता है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लेटिस वाइब्रेशन की वजह से जो हीट कंडक्ट होगी उसके लिए कंडक्टिविटी हम बोलते हैं KL, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारा हीट कंडक्ट होगी उसकी कंडक्टिविटी, उसके लिए जो कंडक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल होगी उसको बोलेंगे KE। मतलब टोटल हमारा जो K होता है सॉलिड के लिए वो इन दोनों का सम होगा। यहाँ पे लिख दो, हैंस फॉर सॉलिड्स K इक्वल टू KL प्लस KE इन जनरल, ये बन जाएगा KL प्लस KE इन जनरल, ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब सॉलिड में भी कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जिनका KL जो होगा वो बहुत हाई होगा, कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जिनका KE बहुत हाई होगा। ठीक है, तो KE किसका हाई होगा, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जैसे कि प्योर मेटल्स है ना। तो प्योर मेटल के केस में जो KE वाला पार्ट है वो बहुत हाई होगा क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होते हैं। और जो नॉन मेटल हैं है ना, नॉन मेटल सॉलिड्स, उनके केस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत कम, ना के बराबर। तो उसमें जो भी हीट ट्रांसपोर्ट होगा वो स्लो होगा और सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होगा, मतलब KL की वजह से होगा। तो उनमें KL डोमिनेटिंग होगा। बात को समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे लिख दो, इस तरीके से लिखो जरा, इन सॉलिड्स जो सॉलिड होंगे अपने मेटल्स है ना, मेटल्स, उनके केस में K इक्वल टू तो है KL प्लस KE, लेकिन वो नियरली KE के ही बराबर होगा क्योंकि इनमें KE विल बी मोर 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 देन KL। गेटिंग पॉइंट और नोट होगा दोनों रीजन की वजह से ही, बट हेयर KE विल बी डोमिनेंट।
सेकंड, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी के टोटल तो होता है के एल प्लस के ई, बट यहाँ ये के एल के ही लगभग बराबर होगा, क्योंकि यहाँ के ई जो होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, क्योंकि नॉन मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ना के बराबर, जीरो होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? नाउ जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन क्या पड़ेगा? तो देखो, अगर हम मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करें, मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो मान लो ये एक मेटेलिक बार है इस तरीके से, इसमें ये एटम है या मॉलिक्यूल हैं, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, इस तरीके से फिक्स हैं, पहले भी डायग्राम बनाया था। और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ बीच बीच में छोटा छोटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी भरे पड़े हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो लो टेम्परेचर पर तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट कर रहे हैं, एटम वाइब्रेट कर रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पा रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतना ज़्यादा रैंडम मोशन करने लग जाते हैं कि वो आपस में ही कोलाइड करने लग जाते हैं, मतलब वो एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा पहुंचने की उनकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो जब मेटल्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ही इसका डिपेंड कर रही है पूरी की पूरी कंडक्टिविटी। अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन रॉड के बीच में ही बहुत ज्यादा रैंडम मोशन करने लग जाएंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो मेटल्स के केस में क्या होता है, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी पूरा का पूरा मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन पर ही डिपेंड कर रहा है, के ई पर ही डिपेंड कर रहा है। बात आई ना समझ में? नॉन मेटल के केस में क्या है कि पूरा का पूरा कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट लेटिस वाइब्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, केएल पे डिपेंड कर रहा है। केएल जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो केएल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन अपने अपने पोजीशन पर इंक्रीज हो जाएगा। वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा मतलब वो फास्ट वाइब्रेशन करने लग जाएंगे, प्लस उनका एम्पलीट्यूड भी वाइब्रेशन का बढ़ता जाएगा। तो इधर से इधर जो हीट ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो नॉन मेटल के केस में क्या होगा, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज केएल इंक्रीजेस। मेटल के केस में क्या बात करी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज के ई डिक्रीजेस। ये बात समझ आई? तो इसको नोट कर दो इसको नोट कर दो, यहाँ पे लिखो, फॉर मेटल्स when temperature increases K decreases, तो ओवरऑल K डिक्रीज करता है। ठीक है, फॉर नॉन मेटल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे लेटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब केएल इंक्रीज हो जाता है तो के भी इंक्रीज हो जाता है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर चाहो तो बीच में एक स्टेप और इंक्रीज कर सकते हो आप, यहाँ रैंडम मोशन बढ़ जाता है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से वो मोशन रैंडम है, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहा है। सारे जो पहले लेफ्ट टू राइट चल सकते थे लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से अब वो रैंडमली मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से के जो होता है इफेक्टिव कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, उससे टोटल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी।
दूसरे केस में क्या है, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है, लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से केएल इंक्रीज करता है, उसकी वजह से के भी इंक्रीज करता है। तो ये बात हो गई अपना मेटल और नॉन मेटल के केस की। ठीक है, अगली बात करते हैं। इन जनरल क्योंकि मॉलिक्यूल्स या एटम जो हैं वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक रहते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन भी अच्छे से ट्रांसफ़र हो सकता है इजीली, और इलेक्ट्रॉन भी इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, तो के ऑफ सॉलिड जो है वो के ऑफ लिक्विड से ज़्यादा होता है, और के ऑफ लिक्विड के ऑफ गैस से ज़्यादा होता है। ये इन जनरल बात चल रही है। अब सॉलिड के केस में अगर हम बात करें तो सॉलिड के केस में विद इन सॉलिड प्योर मेटल्स का जो के है वो हाई होता है अलॉयज के केस से, वो अलॉयज का के जो है वो हाई होता है हायर देन नॉन मेटल्स के केस में। ठीक है, तो इन जनरल ये दो चीज़ें भी हमें याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो उनके लिए लिखो फ्यू नॉन मेटेलिक amorphous solids like for example quartz ना, बेरिलियम ऑक्साइड, डायमंड etc. have very high KL, मतलब उनका कंडक्टिविटी केएल पर ज़्यादा डिपेंड करता है, और जैसे डायमंड है, इसके एटम और मॉलिक्यूल क्या है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा डायमंड में ही क्लोजली पैक होंगे, क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, डायमंड से तो हार्ड कुछ नहीं है, तो डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल। तो उसमें इतने ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं कि उनका लेटिस वाइब्रेशन वाला पार्ट जो है वो बहुत हाई हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो इनका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है ये नॉन मेटालिक। ठीक है, तो इसमें लिखो हैव वेरी हाई केएल एज कंपेयर टू प्योर metallic solid। So for quartz and stainless steel, if T increases K भी इंक्रीज करता है, T इंक्रीजेज तो K भी इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक हमने बात करी थर्मल कंडक्टिविटी किन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। दो फैक्टर क्या है भाई सॉलिड में, लेटिस वाइब्रेशन और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब KL और KE। ठीक है, इनकी हेल्प से हमने कंडक्टिविटी को समझा कि मेटल का हाई क्यों होता है, नॉन मेटल का कम क्यों होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पहले प्रैक्टिकली देखा जाता है फिर उसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो मेटल में पहले देखा गया कि भाई उसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गई। क्यों डिक्रीज कर गई, तो पता चला कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनका रैंडम मोशन होने लगता है, वो एक साइड से दूसरे साइड तक एक
ओवरऑल मोशन जो हो सकता है वो ना हो के वो आपस में बीच में ही कोलिजन कर करा के यहीं फंसे रहते हैं, वो ओवरऑल मोशन लेफ्ट टू राइट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। अब हम समझेंगे कि कंडक्टिविटी जो है वो इन जनरल किस पे डिपेंड करती है और कैसे वेरी कर सकती है। यहाँ लिखेंगे इन जनरल कंडक्टिविटी के कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड द टेम्परेचर टी। एक्स वाई जेड एंड टेम्परेचर टी, एक्स वाई जेड मतलब स्पेस और टी इज द टेम्परेचर एयर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो स्पेस और टी टाइम नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर। इनके साथ के कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, सॉलिड की बात कर रहे हैं, वो वेरी कर सकता है, ठीक है। नाउ यहाँ लिख दो, बट फॉर होमोजेनियस मटेरियल, अगर मटेरियल होमोजेनियस है, ठीक है, तो होमोजेनियस मटेरियल के लिए क्या होगा कि अगर kx1 एक पॉइंट है और kx2 दूसरा पॉइंट है तो उस पर सब पर सेम होगी kx होगी, ठीक है। ky1 एक पॉइंट है, ky2 एक पॉइंट है, उस सब पे सेम होगी। एंड अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल भी है, आइसोट्रोपिक मटेरियल भी है, तो आइसोट्रोपिक के लिए होगा kx इक्वल टू ky इक्वल टू kz। एक्स वाई जेड क्या है, तीनों डायरेक्शन। तो अगर मटेरियल आइसोट्रोपिक होता है तो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में उस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है थर्मल कंडक्टिविटी वो चेंज नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन में भी सेम होगी, वाई में भी, जेड में भी सेम होगी। ये बात हुई आइसोट्रोपिक की। होमोजीनियस का मतलब है कि अगर एक ही डायरेक्शन में लें, एक्स डायरेक्शन में ही बात कर रहे हैं, तो x1 x2 x3 हर पॉइंट पर सेम रहनी चाहिए, हर पॉइंट पर सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में डिफरेंट पॉइंट पर सेम है तो होमोजीनियस, और एक ही पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में सेम है तो आइसोट्रोपिक, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ते थे, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो ये बात हुई। अब स्पेस के रेस्पेक्ट में तो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल है वो काम कर जाएंगे, या इसको एक काम करते हैं, स्पेस के रेस्पेक्ट में ऐसे लिख देते हैं कि स्पेस के रेस्पेक्ट में होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक करा दें तो के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो के क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में के कैसे वेरी कर सकता है, तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इन जनरल के का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो होता है के इक्वल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी या अल्फा टी। अल्फा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अल्फा यहाँ डिफ्यूजिविटी को लिखा हुआ है, तो फार्मूला जनरली होता है के नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ बीटा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पर के नॉट जो है वो होगा कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सी, और के होगा कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर टी डिग्री सी, गेटिंग पॉइंट और नॉट। और बीटा इज नथिंग बट ए कांस्टेंट, इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
ठीक है। तो अब जो हमने देखा था कि मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाता था और नॉन मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करता था, उसको इस फॉर्मूले से कैसे एक्सप्लेन किया जाए, उसको इस फॉर्मूले से कैसे एक्सप्लेन किया जाए। दिस इज द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ओनली। ठीक है, हम यहाँ मान के चलेंगे कि जो मटेरियल है वो हमारा होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, तो स्पेस के साथ के वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर के साथ के वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट लाइन में लिख दो, फॉर ए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, for a homogeneous and isotropic material, let K varies only with temperature, as K equals to K naught 1 plus बीटा T। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। तो यहाँ एट टेम्परेचर T इक्वल टू T1 हमने कंडक्टिविटी मान लिया K1, तो K1 इसकी कुछ वैल्यू होगी और T1 टेम्परेचर पर होगी, एंड एट टेम्परेचर T इक्वल टू T2 कंडक्टिविटी चेंज होके K2 हो जाएगी, 1 प्लस बीटा T2 बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम फाइंड करें कि K2 माइनस K1 की वैल्यू क्या होगी, तो फाइनल वाला इक्वेशन दिस माइनस दिस कर दो। तो माइनस जब करेंगे तो फाइनली हम देखेंगे राइट साइड में K नॉट कॉमन लिया जा सकता है, 1 प्लस बीटा T2 माइनस 1 माइनस बीटा T1 इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ K2 माइनस K1 इक्वल टू K नॉट, 1 से 1 चला जाएगा, बीटा भी बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 माइनस T1, और यू कैन राइट बीटा जो हमारा कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आ जाएगी K2 माइनस K1 अपॉन K नॉट इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यहाँ पर ये बीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, T1 से T2 हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इससे क्या होगा, T2 माइनस T1 ये पॉजिटिव टर्म होगा कि नहीं। और K नॉट तो कंडक्टिविटी था एट 0 डिग्री सी, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो वो भी पॉजिटिव होगा। कंडक्टिविटी नेगेटिव थोड़े ना होती है ना, वो भी पॉजिटिव होगा। और K2 माइनस K1 अगर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर रही है, देखो टेम्परेचर बढ़ाया, कंडक्टिविटी मेटल के केस में डिक्रीज करती थी, तो बीटा को नेगेटिव होना चाहिए। तो बीटा को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। देखो फिर से समझाता हूं, मेटल के केस में हम जानते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। अब यहाँ कंडक्टिविटी डिक्रीज कैसे करेगी, तुम टेम्परेचर इंक्रीज करो, ये बीटा अगर निगेटिव हो तो यहाँ 1 माइनस का टर्म लग जाएगा, अगर ये बीटा निगेटिव है तो, और टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो तो देखो 1 माइनस समथिंग, तो माइनस वाला पार्ट इंक्रीज कर रहे हो तो के क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब मेटल के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, इसका मतलब बीटा को नेगेटिव होना चाहिए। तो बीटा नेगेटिव कब होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब K2 माइनस K1, मतलब K2 क्या होगा, लेस देन K1 होगा, मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। बात समझ आई कि नहीं आई? या हमें प्रैक्टिकली पता है कि भाई कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, तो ओवरऑल बीटा क्या हो गया, नेगेटिव। तो हम ये भी समझ सकते हैं जिन मटेरियल के लिए बीटा अगर नेगेटिव है उनके लिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, और जिन मटेरियल के लिए बीटा पॉजिटिव होगा इसका मतलब है जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनका कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। तो बीटा वो कोएफिशिएंट हो गया जिसका कि नाम है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हेंस अगर बीटा नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ओके, तो यहाँ पे लिखो hence for beta negative when temperature increases conductivity decreases। yes, ये इस तरह लिखो, hence the materials, sorry for that, hence the materials for which बीटा इज नेगेटिव तब उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, एंड द मटेरियल्स फॉर विच बीटा पॉजिटिव है अगर, तो जब उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, तो उनका कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। या आप इस तरीके से लिख सकते हो और करके K इक्वल टू K0 1 माइनस बीटा टी, बीटा टी, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि माइनस लग चुका है, अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो K डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो प्लस लगा के माइनस लगा दो, इन जनरल लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दो, मतलब क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब उसमें ज़्यादा माइनस आपको ये बोलने लग जाएगा सर आपने माइनस यहाँ लगा दिया, अब अगर बीटा माइनस का होगा तो वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये वाला टर्म टेम्परेचर के साथ पूरा का पूरा निगेटिव में आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डाउन हो गई, और ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। सीधी सी बात इतनी है। ओके, दैट्स इट। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों लगा सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन में दिया होगा वही हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस बीटा टी तो 1 प्लस बीटा टी लेके सॉल्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया होगा 1 माइनस बीटा टी तो हम 1 माइनस बीटा टी लेके सॉल्व करेंगे। बात समझ गए? दैट्स इट। के क्या है, कंडक्टिविटी, के नॉट क्या है, कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सी, बीटा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और लिख दो इसमें चाहे, and the materials for which beta is 0 when temperature
इंक्रीजेज और डिक्रीजेज के रिमेन कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उस पर। बात समझ आई? उस केस में टेम्परेचर का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उस पर, सीधा के इक्वल टू के नॉट बचेगा। और के नॉट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक फिक्स वैल्यू ही तो होगा कि 0 डिग्री सी पर किसी मटेरियल का कंडक्टिविटी कितना है। दैट्स इट। तो ये तीसरा वाला पॉइंट भी लिख दो, दैट्स इट। तो ये हमारा पूरा कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स पे बात हो गई। एक्सेप्शन क्या है उस पे भी बात हो गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं कंडक्टिविटी इन लिक्विड एंड गैसेस।